नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड उपरांत वैश्विक सुधार में लचीलापन, अभिनव पहल, विश्वसनीयता और स्थायित्व के सिद्धांत के तहत ब्रिक्स देशों के बीच अधिक सहयोग का आह्वान किया है। भारत ने अफगानिस्तान में समाज के सभी वर्गों के लोगों की सत्ता में भागीदारी का आह्वान किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया कल नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ता कोविड टीका लगाने में बूथ स्तर पर लोगों की मदद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। देश में अब तक 72 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। देश भर में गणेश चतुर्थी पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेला जाने वाला 5वां और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कोविड की आशंका के मद्देनजर रद्द। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं कनकलता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड उपरांत वैश्विक सुधार में लचीलापन, अभिनव पहल, विश्वसनीयता और स्थायित्व के सिद्धांत के तहत ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कल 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत द्वारा इस शिखर सम्मेलन के लिए चुना गया विषय था ब्रिक्स एट 15, निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। प्रधानमंत्री ने भारत द्वारा इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स देशों से प्राप्त सहयोग की सराहना की, जिसकी वजह से कई नई उपलब्धियां हासिल की गईं। भारत की अध्यक्षता के दौरान हमें सभी ब्रिक्स पार्टनर्स में और सभी से भरपूर सहयोग मिला और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। पिछले 1.5 दशक में ब्रिक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आज हम विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावकारी आवाज, विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी यह मंच उपयोगी हो रहा है। ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट और एनर्जी रिसर्च कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म जैसी मजबूत संस्थाओं का सृजन किया है। प्रधानमंत्री ने कोविड टीकाकरण की गति और पहुंच को बढ़ाने के लिए वैक्सीन उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने रचनात्मक रूप से डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके नवाचार को बढ़ावा देने का भी आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण और जलवायु के मुद्दों पर ब्रिक्स के विचार एक जैसे होने चाहिए। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि अफगानिस्तान को दूसरे देशों पर हमला करने के लिए आतंकी समूहों को पनाहगाह नहीं बनने देना चाहिए। विदेश मंत्रालय में सचिव संजय भट्टाचार्य ने बताया कि इस बात पर आम सहमति थी कि अफगानिस्तान को पड़ोसी देशों में समस्याओं का कारण नहीं बनने देना चाहिए। ब्रिक्स नेताओं ने अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता का आह्वान किया। बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और ब्राजील के जायर बोल्सोनारो ने भाग लिया। भारत ने अफगानिस्तान में वहां समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली समावेशी सरकार का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान पर बहस को संबोधित करते हुए विश्व संगठन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि समावेशी राजनीतिक समझौते के माध्यम से एक व्यापक, समावेशी और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व वाली व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता और वैधता मिलेगी। उन्होंने कहा कि अफगान महिलाओं की आवाज सुनी जानी चाहिए, अफगान बच्चों की आकांक्षाओं को साकार किया जाना चाहिए और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। श्री तिरुमूर्ति ने कहा कि अफगानिस्तान में स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है
और इसके पड़ोसी देशों, मित्रों और भारत के लिए चिंता की बात है। भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर डटन आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत कल इस मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इसमें दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच ये मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की जा रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हर पल बन रहे विकास के नए कीर्तिमान, निरंतर आगे बढ़ रहा हिंदुस्तान। युवा बना रहे नया भविष्य, मजबूत है इरादे, हम हो रहे आत्मनिर्भर और तेज हो रही विकास की ये रफ्तार, क्योंकि सब मिलकर दे रहे हैं अपना योगदान। जी हाँ, सभी करदाता अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट या वो व्यक्ति जिनकी कर देयता TDS TCS कटने के बाद ₹10,000 से अधिक है, अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। 15 सितंबर 2021 तक एडवांस टैक्स का 45% भुगतान करना अनिवार्य है। ऐसा करके देश की तरक्की में साझेदार बने। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता, आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को भाजपा कार्यकर्ता टीका लगाने के लिए बूथ स्तर पर लोगों की मदद करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि पार्टी ने पूरे देश में पिछले 43 दिनों के दौरान 6,88,000 से अधिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया है। 17 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर विशेष आह्वान पर हमारे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन में अपना योगदान करेंगे और हर बूथ से कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन में छूट न जाए, इसका हम एक एग्जॉस्टिव प्लानिंग के साथ 17 तारीख की तैयारी करेंगे। श्री नड्डा ने कहा कि प्रत्येक बूथ पर एक पुरुष और एक महिला स्वयंसेवक लोगों की देखभाल करेंगे। श्री नड्डा ने कहा कि स्वयंसेवक टीके लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 72 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 67,58,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान कोविड के 35,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 37,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। कल 260 लोगों की इस संक्रमण से मृत्यु भी हुई। अब तक 3 करोड़ 23 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने की दर 97.49% है। वर्तमान में 3,90,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। कल 17,87,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 93 करोड़ 86 लाख जांच की जा चुकी है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 71 करोड़ 94 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराई है। राज्यों को ये वैक्सीन केंद्र सरकार के माध्यम से निःशुल्क मुहैया कराई गई है। 7 लाख से अधिक और टीके भेजे जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 5 करोड़ 72 लाख से अधिक टीके शेष हैं। कोविन ने एक नया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस विकसित किया है, जिसे अपने ग्राहक के टीकाकरण की स्थिति को जानो का नाम दिया गया है। ये कोविन के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के टीकाकरण की स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसका उपयोग करने के लिए संबंधित व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर और नाम दर्ज करना होगा। इसके बाद उन्हें एक OTP मिलेगा, जिसे उन्हें दर्ज करना होगा। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को उसके टीकाकरण की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। ये जानकारी डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगी। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड उपरांत वैश्विक सुधार में लचीलापन, अभिनव पहल, विश्वसनीयता और स्थायित्व के सिद्धांत के तहत ब्रिक्स देशों के बीच अधिक सहयोग का आह्वान किया है। भारत ने अफगानिस्तान में समाज के सभी वर्गों के लोगों की सत्ता में भागीदारी का आह्वान किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया कल नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ता कोविड टीका लगाने के लिए बूथ स्तर पर लोगों की मदद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। देश में अब तक 72 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश भर में गणेश चतुर्थी पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी। और भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेला जाने वाला 5वां और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कोविड की आशंका के मद्देनजर रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरदार धाम भवन का लोकार्पण और सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रावास का भूमि पूजन करेंगे। सरदार धाम शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन, समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में काम कर रहा है। अहमदाबाद में स्थापित सरदार धाम भवन में अन्य सुविधाओं के साथ छात्रों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। कन्या छात्रावास में 2000 लड़कियों के रहने की सुविधा होगी। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर विधानसभा सीट से प्रियंका टिब्रीवाल को मैदान में उतारा है। शमशेरगंज से भाजपा उम्मीदवार मिलन घोष और जंगीपुर विधानसभा सीट से सुजीत दास चुनाव लड़ेंगे। मतदान 30 सितंबर को होगा और मतगणना 3 अक्टूबर को होगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बृहस्पतिवार को पुलिस ने जम्मू संभाग के कठुआ जिले के लखनपुर में 4 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में ले लिया। लखनपुर जम्मू कश्मीर और पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र है। पुलिस ने बताया है कि गहन जांच पड़ताल के बाद इन प्रवासियों को हिरासत में लिया गया। इनसे पूछताछ की जा रही है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज भारतीय पैरालंपिक दल के पदक विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को भी सम्मानित किया। स्वर्ण पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए, रजत को 8 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले भी मौजूद थे। भारत ने हाल ही में संपन्न टोक्यो पैरालंपिक में 9 खेलों में 54 खिलाड़ियों का अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा था। इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने 19 रिकॉर्ड पदक जीते। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में आज खेला जाने वाला 5वां और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच भारतीय टीम में कोविड की आशंका के मद्देनजर रद्द कर दिया गया है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने मैच रद्द होने की पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और ईसीबी के अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद किया गया। इसके साथ ही भारत ने ये श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व आज श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोविड महामारी और कई प्रतिबंधों के बीच मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव की आज से शुरुआत हुई। महाराष्ट्र सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो भीड़-भाड़ से बचें और कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सादगी और धैर्य के साथ त्योहार मनाएं। मुंबई पुलिस ने एहतियात के तौर पर शहर में धारा 144 लागू कर दी है। उधर पुणे में गणपति बप्पा मोरिया के मंत्रोच्चार के बीच हजारों भक्त गणेश की मूर्तियों को घर ले आए। इस अवसर पर उत्साह के बावजूद इस वर्ष दूसरी बार भी सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव के समारोह आयोजित नहीं किए गए हैं, क्योंकि गणेश मंडलों ने कोविड को देखते हुए जुलूस नहीं निकालने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी नियमों के अनुसार गणेश पंडालों की स्थापना की जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है हिंदी साहित्य में आंचलिक विधा को जन्म देने वाले फणीश्वर नाथ रेणु को। देश में आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इससे संयोग ही कहा जाएगा कि हिंदी साहित्य में आंचलिक विधा को जन्म देने वाले फणीश्वर नाथ रेणु का भी जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। उनका अपना जीवन भी किसी क्रांति गाथा से कम नहीं है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। ये गीत है फिल्म तीसरी कसम का, जिसकी पटकथा फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1927 में बिहार के अररिया जिले के ओराही हिंगना ग्राम में हुआ था। रेणु जी आजीवन शोषण और दमन के विरुद्ध संघर्षरत रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट करते ही वे सोशलिस्ट पार्टी में आ जुड़े और राजनीति में सक्रिय हो गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। बाद में जेपी आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने दमन के विरोध में पद्मश्री का त्याग कर दिया। साहित्य में भी उनका व्यक्तित्व कुछ कम क्रांतिकारी नहीं रहा। उन्होंने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। फणीश्वर नाथ रेणु ने 1936 के आसपास कहानी लेखन की शुरुआत की थी। इनकी लगभग हर कहानी में पात्रों की सोच घटनाओं से प्रधान होती थी। उनकी एक कहानी थी मारे गए। दूसरों की पीड़ा को शब्दों में पिरोने वाला संवेदनशील साहित्यकार 11 अप्रैल 1977 को स्वयं गहरी नींद में सो गया। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। आजादी के तराने परिक्रमा कार्यक्रम में आज शाम 4:45 बजे प्रसारित किया जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक।
आज हम बात करेंगे भारत माता की महान सपूत बाघा जतिन और गोविंद बल्लभ पंत की। 10 सितंबर 1915 को अपने समय के सबसे अधिक जोशीले स्वाधीनता सेनानियों में से एक जतिन्द्र नाथ मुखर्जी ने अंग्रेजों से अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी और शहीद हुए। जतिन्द्र नाथ का जन्म अविभाजित बंगाल के नादिया जिले के कुश्तिया उप संभाग में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। जतिन आरंभिक दिनों से ही वर्ग, जाति या धर्म पर ध्यान दिए बिना सभी भारतीयों से प्रेम करते थे। एक बार गांव के लोगों को बचाने के लिए जतिन ने नरभक्षी रॉयल बंगाल टाइगर का करीब 3 घंटे तक मुकाबला किया। उन्होंने गोरखा छुरी से बाघ को मार गिराया, इसलिए उनको बाघा जतिन कहा जाने लगा। कॉलेज के दिनों में जतिन्द्र नाथ सिस्टर निवेदिता द्वारा आयोजित राहत शिविर में शामिल हुए। सिस्टर निवेदिता ने जतिन का परिचय स्वामी विवेकानंद से कराया। विवेकानंद ने जतिन को मातृभूमि की सेवा का मिशन चलाने का निर्देश दिया। उन दिनों राष्ट्र ब्रिटिश राज के प्रति असंतोष से आंदोलित था। श्री अरबिंदो ने जतिन दास को सीक्रेट सोसाइटी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। सीक्रेट सोसाइटी जुगांतर के नाम से प्रसिद्ध हुई और बाघा जतिन उसके कमांडर इन चीफ बने। जतिन ने अत्यधिक प्रेरक आह्वान किया, आमरा मुर्बो जगत जागपे, यानी हम राष्ट्र को जगाने के लिए जान देंगे। इसने भारतीयों के दिलों में राष्ट्रवाद का ज्वार पैदा कर दिया। जतिन ने रास बिहारी बोस सहित अनेक युवाओं को प्रेरित किया। रास बिहारी बोस तो जतिन को जोशीले व्यक्तित्व वाला वास्तविक जननेता कहते थे। 1934 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जतिन ने अंग्रेजों से लड़ाई के लिए जर्मन क्राउन प्रिंस से हथियार मांगे। शिपमेंट के आगमन के लिए जर्मन के साथ समन्वय की जिम्मेदारी एमएन रॉय को सौंपी गई। अपने साथियों के साथ जतिन बालेश्वर के निकट छिपे थे, जहां हथियारों से लदा जर्मन जहाज आना था। लेकिन इस कंसाइनमेंट की सूचना आयरिश एजेंट द्वारा लीक हो गई और अंग्रेजों ने उन पर हमला कर दिया। एक तरफ आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेज थे तो दूसरी तरफ जतिन और उनके साथी पिस्तौल से मुकाबला कर रहे थे। फिर भी जतिन और उनके साथी पूरे जी जान से लड़े। इस घटना में बाघा जतिन गंभीर रूप से घायल हो गए और अगले दिन बालेश्वर शहर के अस्पताल में उनका निधन हो गया। The poet Nazrul Islam hailed the Battle of Balasore as the Haldi Ghat of New India. বালাসোর বুড়ি বালামের তীর নবভারতের হলদি ঘাট উদয় গধূলি রঙে রাঙা হয়ে উঠেছিল যথাস্তপাট আনিল গগন গম্বুজ ছোঁয়া কাঁপিয়া উঠিল নীল অচল অস্ত্রবীরে ছুটি করে আনে মধ্য গগনে কুল পাগল আপন বুকের রক্ত ঝলকে পাংশুর বীরে করে লোহি বিমানে বিমানে বাজে বন্দুকি থর থর কাঁপে স্বর্গকি দেবকী মাতার বুকের পাথর নড়িল কারায় অকস্মাৎ বিনা মেঘে হল দৈত্যপুরীর প্রাসাদে সেদিন বজ্রপাত। कानूनवेत्ता और स्वाधीनता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के निकट खूंट गांव में हुआ था। उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन में हिस्सा लिया था। पुलिस ने पंत पर प्रहार किया और उन्हें गंभीर चोट लगी। इसके कारण पंत फिर कभी जीवन भर पीठ सीधी नहीं कर सके। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान उन्हें कई बार जेल भेजा गया। नमक सत्याग्रह का आयोजन करने पर पंत को 1930 में गिरफ्तार किया गया और कई सप्ताह तक जेल में रहना पड़ा। प्रांतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने पर 1933 में पंत को गिरफ्तार कर लिया गया और 7 महीने तक जेल में रखा गया। सत्याग्रह के आयोजन में सहायता करने पर पंत को एक बार फिर 1940 में जेल भेज दिया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें 3 वर्ष अहमदनगर जेल में बिताने पड़े। स्वतंत्रता के बाद गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। 7 मार्च 1961 को 74 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उस समय वो देश के गृह मंत्री थे। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग
कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। श्रोता आजादी का अमृत महोत्सव क्विज के उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने कल नई दिल्ली में नौला फाउंडेशन के सहयोग से हिमालय दिवस का आयोजन किया। इस वर्ष का विषय है हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां। इसका आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में किया गया। हिमालय दिवस हर वर्ष 9 सितंबर को उत्तराखंड में मनाया जाता है। हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र और इसके संरक्षण के उद्देश्य से इसे आयोजित किया जाता है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में हल्की वर्षा होने की संभावना है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। तापमान 22 से 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। उत्तरी भारत में जम्मू, श्रीनगर, गिलगित और लेह में बादल छाए रहेंगे, जबकि मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे। इन क्षेत्रों में कहीं कहीं गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। तापमान 9 से 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, कोहिमा, आइजॉल, अगरतला और ईटानगर में बादल छाए रहेंगे और गैंगटॉक में आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे। कई इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। तापमान 17 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने में करदाताओं को आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड उपरांत वैश्विक सुधार में लचीलापन, अभिनव पहल, विश्वसनीयता और स्थायित्व के सिद्धांत के तहत ब्रिक्स देशों के बीच अधिक सहयोग का आह्वान किया है। भारत ने अफगानिस्तान में समाज के सभी वर्गों के लोगों की सत्ता में भागीदारी का आह्वान किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया कल नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ता कोविड टीका लगाने के लिए बूथ स्तर पर लोगों की मदद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। देश में अब तक 72 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। देश भर में गणेश चतुर्थी पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेला जाने वाला 5वां और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच कोविड की आशंका के मद्देनजर रद्द। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।